नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, और वो भी वर्ल्ड की ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न इस वीडियो में आप देखेंगे। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं जो कि हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, और आपकी परीक्षाओं में वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से ही पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। बिल्कुल समय ना गंवाते हुए इन चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये माना जाता है पेशेल को। पेशेल को जियोमॉर्फोलॉजी का पिता माना जाता है। पी से पिता, पे से पेशेल, और ये जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता या पिता। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है, और ये एक भौगोलिक ग्रंथ है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं दोस्तों हाइग्रोग्राफ से या हाइग्रोमीटर से। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप के झटकों को मापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, और भूकंप के झटकों को मापने वाला जो उपकरण होता है वो होता है सीस्मोग्राफ। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जहां जहां पर भूकंप आया है एक ही समय पे, उनको मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहते हैं। होमोसिस्मल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो इस वीडियो में संकलित किए गए हैं। डेफिनेटली इस वीडियो में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यह पार्ट 1 है दोस्तों। अन्य पार्ट्स को देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। बिल्कुल निचोड़ प्रश्न है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसको आइसोगोनल कहते हैं दोस्तों। आइसोगोनल जो है, कहते हैं समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोगोनल। रट लीजिए बिल्कुल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो ये 3 जनवरी को होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी दोस्तों 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होते हैं 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी पर होते हैं 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है उपसौर कहते हैं, और 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को एपीहीलियन कहते हैं, और 3 जनवरी को पेरीहीलियन कहते हैं। यानी कि उपसौर को पेरीहीलियन और अपसौर को एपीहीलियन कहते हैं। पेरीहीलियन में नज़दीक होता है और एपीहीलियन में दूर होता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि जो है वो सैटर्न सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और पहला नंबर है बृहस्पति का। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण है। वरुण जो सूरज के सबसे दूर है, और बुध सूरज के सबसे निकट ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ये सूर्य को। सूर्य से ही पूरे सौरमंडल को ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी की जुड़वां बहनें किसे कहते हैं? तो शुक्र को जो है जुड़वां बहन कहते हैं। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं। और दोस्तों, शुक्र का तापमान सर्वाधिक होता है। सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा तापमान किसका है? तो शुक्र का। सुमेकर लेवी। और ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो वरुण है। वरुण जो है सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह है और सबसे दूर ग्रह है सूर्य से। और अरुण जो ग्रह है दोस्तों, वह लेटा हुआ ग्रह है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो सुमेकर लेवी 9 जो है यह बृहस्पति से टकराया था। और दोस्तों, अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। और दोस्तों, वरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं। वरुण जो हरा ग्रह है, और अरुण लेटा ग्रह है। और दोस्तों,
आगे चलते, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वह निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना के द्वारा जो उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब है वो क्षोभ मंडल पर होते हैं दोस्तों। आगे बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेंगे और काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स के साथ में हम आगे बढ़ते हुए, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर ये गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा विषुवत रेखा पर दोस्तों। विषुवत रेखा पर जो है 1 डिग्री देशांतर की जो दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर होती है। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे विषुवत रेखा पर जो होती है वो दूरी 111 किलोमीटर 0.3 होती है। बाकी दोस्तों आप देखेंगे कि आगे ये दूरी जो है कम होती चली जाएगी। इधर जितने भी जाएंगे इधर उतनी ही ये दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और विषुवत रेखा पर ये दूरी सर्वाधिक होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो विचलित हो जाती है उसका कारण है एल्यूशियन द्वीप समूह। एल्यूशियन द्वीप समूह के कारण जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित हो जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे हैं। तो जो प्रश्न पहले नहीं देखे उनको तो आप 2 बार जरूर वीडियो को स्टॉप करके जरूर पढ़ा कीजिए। एल्यूशियन द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो यह है माउंट कॉसेस्क्यू। और आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है प्यासी भूमि कहलाता है और यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है। और इसका जो राष्ट्रीय पशु है वह है कंगारू। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो दोस्तों अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं और अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और अफ्रीका में ही जो है नील नदी बहती है और जिसको मिस्र जो है वो अफ्रीका का उपहार कहलाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और दोस्तों अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो शिखर है वो माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है वह दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और आगे चलते हैं, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। और महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं, महाद्वीप और महासागर। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो भाई प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो हैरी हेस ने किया था। हैरी हेस ने बताया था कि ये जो प्लेट्स हैं, ये महाद्वीप की जो प्लेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से की ओर आती रहती है या दूर भी जाती हैं, थोड़ी बहुत विचलित होती रहती हैं और कई बार एक प्लेट दूसरी प्लेट में घुस भी जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो अफ्रीका था वह एशिया महाद्वीप से काफ़ी दूर था, लेकिन वर्तमान में ये प्लेटें खिसक कर नज़दीक आ गई हैं। तो यही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और ये किसने दिया था? हैरी हेस ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? तो महाद्वीपीय मगन तट जो है वो 7.5% क्षेत्र पर विस्तृत है। महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के साथ में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है और जिससे कि आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिवाइज भी हो रही हैं। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई ये पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। और दोस्तों आपको पता होगा कि रूस और अलास्का के बीच में जो है बेरिंग की जल संधि पाई जाती है। और एक खास बात है इसकी कि बेरिंग जो संधि है यह जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है उसके पैरेलल पाई जाती है। इसलिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो समय रेखा के समांतर कौन सी है? तो बेरिंग की जल संधि जो है वो समय रेखा के समांतर पड़ती है। और आपको एक फैक्ट और बताते हैं, ये इधर रशिया है और ये अलास्का है। ये जो अलास्का है दोस्तों ये पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था, बाद में अमेरिका ने रूस से इसको खरीद लिया और बीच में है आपका ये बेरिंग जल डमरू मध्य। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये होता है एम्फीबोलाइट का। बेसाल्ट के रूपांतरण के बाद में एम्फीबोलाइट चट्टान बनती है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं भाई जापान में। जब देखिए जापान में भूकंप सर्वाधिक आते हैं तो
भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री जो तरंगे हैं उनको सुनामी कहते हैं जापान में। और सबसे ज़्यादा जो भूकंप हैं वो प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत जो दिया था रीड ने भूकंप के बारे में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भाई बहुत पूछा जाता है। अब एयरबस मत समझिए कि ये जो उड़ने वाला कोई वायुयान है, एयरबस ज्वालामुखी का नाम है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो भाई नीचे जो पृथ्वी की सतह के द्रवीभूत सेल जो है वह मैग्मा कहलाता है। क्योंकि दोस्तों धरती के गर्भ में टेम्परेचर हाई होता है जिससे कि वहाँ पे उपस्थित समस्त खनिज और मृदा मिट्टी सब पिघले हुए रूप में रहता है, गर्मी के कारण लावा के रूप में रहता है, उसी को मैग्मा कहा जाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? भाई देखो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वो कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में स्थित है। अगर दक्षिणी शब्द जुड़ा है तो न्यूजीलैंड में है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में है? तो भाई चीन में है। और थार कहाँ पर है? तो थार हमारा भारत में है, भारत पाकिस्तान सीमा पर। और दोस्तों गोबी का मरुस्थल भी कहाँ है? गोबी का मरुस्थल भी जो है चीन में ही है। गोबी का मरुस्थल जो है ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर है, चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर। और अगर केवल चीन मंगोलिया दोनों ऑप्शन में आए तो फिर मंगोलिया मारेंगे। और दोस्तों सहारा का मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा का मरुस्थल आपका अफ्रीका में है। और तकलामाकन मरुभूमि कहाँ है? तो ये चीन में है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र जो होता है जहाँ पे बर्फ होती है वहाँ पे यू आकार की घाटी पाई जाती है। सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का जो निर्माण होता है वह पवन से होता है, पवन अर्थात हवा से होता है। वायु के वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% जो हवा है वह पृथ्वी तल से ऊपर 29 किलोमीटर तक ही सीमित है। बाकी 3% भाग जो है ये जो क्षोभ मंडल का हिस्सा है दोस्तों, और थोड़ा सा समताप मंडल का हिस्सा है। और इसके ऊपर जाने पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ऊपर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। 29 किलोमीटर तक ही 97% गैसेस उपस्थित हैं, हवा उपस्थित है। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? तो जब वायु होती है ठंडी और शुष्क। भाई वायुदाब सबसे ज़्यादा कब पड़ेगा? मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं और ऊपर की हवा जो गर्म है, तो ये गर्म हवा तो ऊपर ही उठने की कोशिश करेगी, तो हमारे ऊपर पड़ने वाला वायुदाब कम रहेगा। लेकिन हम खड़े हैं और यहाँ पे ऊपर जो वायु है वह ठंडी है और शुष्क है, तो ये ठंडी हवा जो है क्या करेगी? हमारे ऊपर जो है इसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा ठंडी होने के कारण। पहली बात तो जब घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो इसका भार भी हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ने लगेगा। और जो गर्म वायु उसका घनत्व कम होता है जिसके कारण वो ऊपर की तरफ जाती है और उसका घनत्व भी कम होता है, तो इसलिए हम पे कम वायुदाब पड़ता है। पृथ्वी चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो भाई केंद्र में। केंद्र में जो ज़्यादा वायुदाब हो जाने के कारण पृथ्वी चक्रवात पैदा हो जाता है, केंद्र में ज़्यादा अधिक वायुदाब हो जाता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? जो संवहनीय वर्षा होती है वह चमक और गरज के साथ में होती है। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है यह पूर्वी अफ्रीका में जो स्थित है दोस्तों, और यहीं से निकलती है नील की नदी। नील नदी पे ही कौन सा बांध है? आसवान का बांध है। नील नदी पे कौन सा बांध है? आसवान का बांध। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये डेड सी है। और कहाँ पर है? ये जॉर्डन में, ये जो है जॉर्डन में स्थित है। एंजल का जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ओरिनोको नदी पर है एंजल का जलप्रपात, और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और भारत का सबसे ऊंचा है कुचिकल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो दोस्तों ये सुएज नहर है। वर्ष 2000 और 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक जो ह्रास हुआ है, दिस इज नॉट ह्रास, दिस इज ह्रास, यानी कि जो न्यूनता आई है वह देखी गई है इंडोनेशिया में। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैपा कहते हैं। ये कहता है कि शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैपा।
ये दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, ये जो पैपा कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है प्रेरी। उत्तरी अमेरिका में घास के स्थलों को प्रेरी कहा जाता है। और जो दक्षिणी अमेरिका में पैपा या पंपास कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका की जगह यदि अर्जेंटीना भी आता है तो भी आप वही लगाएंगे, पैपा या पंपास। सवाना घास के मैदान जो हैं वो आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना घास के जो मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। और डाउन्स के कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स के जो मैदान है वो आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के घास के मैदान पाए जाते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य। सागरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सॉरी दोस्तों, सागरगासो नहीं, सरगासो है। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है सरगासो समुद्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। सरगासो समुद्र कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यह अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये गल्फ स्ट्रीम जो यूरोप का कंबल भी कहलाती है, और ये मैक्सिको की खाड़ी से उत्पत्ति इसकी होती है, गल्फ स्ट्रीम की। यूरोप का कंबल कहलाती है और ये एक गर्म जलधारा है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर क्या होता है? तो भाई 24 घंटे 52 मिनट जो है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर समयांतर होता है। आगे, गंगा नदी का डलुआ किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का जो डेला है वह चाप आकार का है। तो चाप कैसे बनता है? ऐसे। तो गंगा नदी का जो डलुआ है या डला है ये जो है चाप के आकार का है। हांगो नदी किस में गिरती है? तो भाई हांगो नदी जो है ये कहाँ गिरती है? पीला सागर में गिरती है। हांगो नदी जो चीन का शोक भी कहलाती है। और भारत में बात करें तो भारत में जो है दामोदर नदी है बंगाल का शोक, कोसी नदी है बिहार का शोक, और ब्रह्मपुत्र नदी है असम का शोक। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो हांगो को ही कहते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये रोगनवस्की है, तजाकिस्तान में पड़ता है रोगनवस्की। ये जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों, इसको देख डाला तो लाइव जिंगा लाला। बहुत ही प्यार से, बहुत ही तसल्ली से वीडियो आगे बढ़ती हुई। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, ताकि इसका लाभ और भी मित्र उठा सकें। पेरिस शहर जो है सीन नदी के किनारे पर है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो बोर्डो बंदरगाह है यह गैरून नदी के तट पर स्थित है, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह। जमशेदपुर किन दो नदियों के संगम पर बसा है? तो जमशेदपुर दोस्तों स्वर्ण रेखा और खरकई स्वर्ण रेखा और खरकई दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है जमशेदपुर। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रवाल भित्तियों से उत्पत्ति जो संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है वह डेली ने दिया था। किसने दिया था? डेली ने। तटीय प्रवाल भित्ति और स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं? तो बोट चैनल कहते हैं दोस्तों, बोट चैनल कहते हैं। और जो चिल्का झील है हमारी वह सबसे बड़ी भारत की लैगून झील है। तटीय प्रवाल भित्ति और स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को कहते हैं बोट चैनल। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो भाई वान झील जो है सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा लवणीय झील है वो है चिल्का झील। और अगर बात करें भारत की स्थलीय सबसे ज़्यादा लवणीय झील तो वो है आपकी राजस्थान की सांभर झील। अगर स्थलीय झील की बात करता है तो सांभर झील, और अगर स्थलीय नहीं लिखता है तो जो चिल्का झील आपकी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी लवणीय झील। और दोस्तों मीठे पानी की झील जो है सबसे बड़ी वो है वूलर झील जम्मू कश्मीर में, और चिल्का झील उड़ीसा में।
विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भाई पूर्वोत्तर जो भारत है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं, मेघालय, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा मानसूनी प्रदेशों में होती है। और यहीं पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी भी स्थित है। पहले मासनराम हुआ करता था, अब चेरापूंजी है। रबड़, ये मेघालय में स्थित है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो भाई विषुवतीय जो प्रदेश है, यानी विषुवत रेखा के जो आसपास का जो क्षेत्र है वह जो है रबड़ की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। आगे जो प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो भाई जो मध्य चिली है वह भूमध्य सागरीय प्रदेश का जो हिस्सा है, मध्य चिली भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है, आपको याद रखना चाहिए। और रबड़ होती है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो उष्ण मानसूनी प्रदेश सर्वाधिक जो एशिया में ही पाया जाता है। और सर्वाधिक पठार कहाँ पर है? अफ्रीका में, कांगो घाटी में। और हमारा जो एशिया है विषमताओं का महाद्वीप कहलाता है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवतीय पाई जाती है। यह भी दोस्तों विषुवत रेखा के नज़दीक ही पड़ता है कांगो। यह है आगे, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील, डेवलपिंग रीजन कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों चीन। चीन में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और भारत में जो सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में जो तंबाकू शोध संस्थान स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। और आलू का शोध संस्थान हिंदुस्तान का कहाँ पे है? तो वो शिमला में है। और चीनी का जो शोध संस्थान कहाँ है? चीनी का, तो वो कानपुर में है। कानपुर में चीनी का शोध संस्थान स्थित है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो रबड़ है वह अमेजन बेसिन से लाया गया, यानी कि अमेरिका से। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई चीन है। चीन में जो मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और भारत में किस राज्य में होता है? तो भारत में गुजरात में मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जो सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और जो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो वो हमारे यूपी में होता है। और दोस्तों रबड़ का उत्पादन जो वो केरल में होता है। कहवा या कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक जो है वो कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और दोस्तों चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो भारत में होता है वो कहाँ पे होता है? असम में होता है ये। और जो केसर का उत्पादन होता है भारत में सर्वाधिक, वो कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है सर्वाधिक केसर का उत्पादन। तो ये प्रश्न भी आपको। और जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। और दोस्तों चावल का उत्पादन भी सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से चंदन का उत्पादन जो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन होता है। तो ये प्रश्न भी आपको याद होने चाहिए। आगे, इज़मिर की घाटी जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो इज़मिर की घाटी जो है ये टर्की में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टर्की में। यह अफीम के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भाई भारत में कपास की कृषि का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक कपास जो उत्पादित होती है वो गुजरात में होती है। गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो भाई चाय जो है भारत बहुत ज़्यादा उत्पादित करता है और खपत भी सबसे ज़्यादा चाय की भारत में ही होती है। लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? तो श्रीलंका है। ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय, यानी ट्रक फार्मिंग क्या होती है? भाई बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। ये मत सोचना कि ट्रक में हम जो पौधे उगा रहे हैं या उसमें कृषि कर रहे हैं, धान बो दिए ट्रक में, ऐसा नहीं है। बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। बागों को बढ़ाना, बागों वाले पौधे लगाना, आम लगाना, अमरूद लगाना, ये सब बागवानी करना ट्रक फार्मिंग है।
सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? भाई सघन खेती तो तभी जो संभव है जब सिंचाई का साधन अच्छी तरह से हो। तो खेतीहर क्षेत्र जो सिंचित होना चाहिए, वहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तो सघन खेती हम कर पाएंगे। और दोस्तों संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो अमेरिका है। और जो है हिंदुस्तान में तांबा सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो खेतड़ी में होता है। कहाँ पे होता है? खेतड़ी में। और भारत अग्रणी सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में है? तो अभ्रक में है। अभ्रक का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प है। और हमारे यहाँ पर जो मिलता है वो पन्ना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा मिलता है। पन्ना से जो प्राप्त किया जाता है। और सोना कोलार की खानों से कर्नाटक से प्राप्त होता है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो भाई सबसे ज़्यादा जो मछली पकड़ी जाती है वो ग्रैंड बैंक में पकड़ी जाती है। ये मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र है। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कार्यिक घनत्व कहलाता है। यानी कि कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्रफल का अनुपात। कुल कृषि कितने क्षेत्रफल में की जा रही है और उसमें कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं क्षेत्र में, तो उसके अनुपात को कार्यिक घनत्व कहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। तो इस तरह से जब अर्थ बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र पर क्या है? ये देखिए पूर्वी, हमारा जो हिंदुस्तान है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी यहाँ पे स्थित है। और हम बात कर रहे हैं पश्चिमी गोलार्ध की, तो ये जो अमेरिका पूरा पड़ जा रहा है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में ही पड़ता है। तो यहाँ पे पश्चिमी गोलार्ध की बात की गई है, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, यानी यूएसए में। और या अमेरिका उत्तर आएगा तो अमेरिका, यूएसए आएगा तो यूएसए लगा देंगे। अगर हम बात करें पूर्वी गोलार्ध में, तो भाई पूर्वी गोलार्ध में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और आप जानते हैं कि एशिया में विश्व की 60% जो जनसंख्या निवास करती है। आगे है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भाई नाइजीरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीका महाद्वीप में ही विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान पाया जाता है, ये इथोपिया में पाया जाता है जो है। और इसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस जगह का क्या नाम है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर एशिया में सर्वाधिक गर्म क्षेत्र की बात करी जाए तो पाकिस्तान में जो है सर्वाधिक गर्म जो है स्थल पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो एशिया में। एशिया में प्रोडक्शन भैया बहुत ज़्यादा है जनसंख्या का, बहुत तेज़ी से फैल रही है। भारत एवं चीन वर्तमान में जननांगी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो भाई ये तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था चल रही है भारत चीन में। सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश की जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा सघन है। यानी कि सार्क देशों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बांग्लादेश की है। सार्क देशों का जो मुख्यालय है वह नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। तो ये सार्क को दक्षेश भी कहते हैं। और इसमें दोस्तों कुल 8 देश हैं। सार्क में कितने देश हैं? दक्षेश में कितने देश हैं? 8 देश हैं। हमारे सभी पड़ोसी देश स्थित हैं, लेकिन म्यांमार इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। म्यांमार जो दक्षेश में सार्क में शामिल नहीं है। मैं से म्यांमार, लेकिन मैं से म्यांमार को छोड़कर मालदीव शामिल है। तो मालदीव इसमें शामिल है। बाकी आपके पड़ोसी देश सभी हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, और जो है भूटान है, नेपाल है, म्यांमार नहीं है। आगे बात करते हैं, बांग्लादेश भी है इसका जो है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश, देखिए दक्षिण एशिया का ही पूरा सबसे ज़्यादा घना बसा देश कौन सा? बांग्लादेश। खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो भाई ये खिरगिज जो मध्य एशिया की है। और खिरगिज जो है ये मंगोलॉइड्स होते हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जाति निवास करती है? तो कालाहारी में करती है। और दोस्तों एस्किमो जो जनजाति है
जो एस्किमो जनजाति है वो निवास करती है आपकी कनाडा और उत्तरी अमेरिका में। ये एस्किमो जो लोग हैं ये बनाते हैं आपके इग्लू, बर्फ़ के घर जो बनाते हैं उनको इग्लू कहते हैं। और ये दोस्तों कनाडा और उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो ये हार्पून का प्रयोग भी एस्किमो जनजाति ही करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो क्रिस्टीना। जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है उसका ओस्लो का पुराना नाम क्रिस्टीना है। और जायरे का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो कांगो गणराज्य जो है पिग्मी जनजाति जो यहाँ पर निवास करती है, जायरे का आधुनिक नाम जो कांगो है और इसमें पिग्मीज जो जनजाति निवास करती है। जनजातियों के बारे में हमने जो एक स्पेशल वीडियो बना रखा है दोस्तों, चैनल पर जाइए और उसमें वर्ल्ड जीके में ही प्लेलिस्ट में आपको ये जो मिल जाएगा। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो जैसे जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य, यानी कि कांगो गणराज्य का प्राचीन नाम जायरे हो गया, वैसे ही बोत्सवाना का प्राचीन नाम बेचुआनालैंड है। बेचुआनालैंड बोत्सवाना को कहते थे। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो ताइवान को पहले रमोसा कहते थे। र हटा दो तो मौसा ही मौसा हो जाए, तो मौसा कौन है? तो ताइवान, रमोसा ताइवान। और दोस्तों निप्पन किसे कहते थे? निप्पन, निप्पन कहते थे जापान को। जापान का पुराना नाम निप्पन है और निप्पन का अर्थ होता है उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश। और मध्यरात्रि का देश, मध्यरात्रि के सूरज का देश कौन सा है? तो वो है नॉर्वे। और आगे चलते हैं। और सर्वाधिक हीरा आपको पता ही है कहाँ पे पाए जाते हैं? तो एंटवर्प, एंटवर्प को जो सर्वाधिक हीरे पाए जाने वाला क्षेत्र माना जाता है। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो मौसा ताइवान हो गया। और ये है एशिया का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? तो भाई ये तुर्की कहलाता है एशिया का प्रवेश द्वार। और ये जो है यूरोप का रोगी भी कहलाता है। यूरोप का रोगी कौन है? तुर्की है। और भाई यूरोप का रोगी तो तुर्की हो गया, तो एशिया का रोगी कौन है? तो एशिया का रोगी कौन है? तो वो चीन है। दोस्तों बात है 1904-05 की, तो उस समय एक डेटा याद आ गया मुझे, तो आपको बता देना चाहिए कि ₹1 जो था हमारा वो अमेरिका के $13 के बराबर था। और दोस्तों देश कितने गर्त में जा रहा है ये आप देख रहे हैं कि आज $1 में खुद जो ₹74 आते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भाई ये इथोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है। रट लीजिए बिल्कुल एकदम, आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा ये सवाल। तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं, तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। कौन सा देश प्यासी भूमि कहलाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो यूरोप के भी लघु यूरोप जो है फ्रांस को कहा जाता है। और स्वप्निल मीनारों वाला शहर कौन सा है? तो आपके हर शहर में लगभग आपको देखने को मिल जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड का जो इंग्लिश वाली क्लासेस, ऑक्सफोर्ड का स्कूल। तो ये स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहलाता है भाई ऑक्सफोर्ड। तो महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की सीरीज की तरफ हम बढ़ते हुए बिल्कुल भयंकर तरीके से, और बड़ा अच्छा वीडियो ये रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा ये वीडियो आज लगा है। और सारे वीडियोज़ ही बेहतरीन हमने जो अपलोड किए हैं उसमें सभी में आपकी नॉलेज को बेहतरीन तरह से तराशा गया है। आप सभी वीडियोज़ को जाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा, उन सभी प्लेलिस्ट को आप खंगालिए, उसमें आपके काम की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी आपको जो है वीडियो रोज़ाना एक नई मिलती रहती है, एक मिल जाती है, 2 मिल जाती हैं, 3 मिल जाती हैं। जितना भी मेहनत हमसे हो पाता है उतना मेहनत हम आपके लिए लगातार कर रहे हैं। और आपको केवल इतना सा करना है कि अपने किसी भी मित्र के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल के बारे में किसी के साथ डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो बस आप हमारे लिए थोड़ा सा एक क्लिक करने में मत संकोच कीजिए। निषिद्ध शहर दोस्तों, ये जो निषिद्ध शहर है, निशी नहीं है, ये जो निषिद्ध शहर है, और निषिद्ध शहर दोस्तों ये ल्हासा को कहा जाता है। तिब्बत में जो ल्हासा है, तिब्बत का शहर है ल्हासा, इसको निषिद्ध शहर कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार?
तो पूरब का जो प्रवेश द्वार कहते हैं वो सिंगापुर को कहते हैं, और एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहते हैं। ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भाई ब्राज़ील का जो मैनचेस्टर कहते हैं उसे साओ पालो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो कैंट जो है ये इंग्लैंड का क्या कहलाता है? बगीचा कहलाता है। कैंट को इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। और दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, और ये है आपका दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ये लाओस है। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो वो मंगोलिया है। मंगोलिया जो है एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो दोस्तों ये केवल एशिया का ही नहीं मंगोलिया, ये पूरे विश्व का जो है भू आवेष्टित देश अर्थात स्थल अवरुद्ध देश जो है वो कौन सा है? मंगोलिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये जो 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड पार्ट का आप इंतजार कीजिए, उसको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। अगर कहीं भी आप जा रहे हैं तो बस एक बार कह दीजिए रॉयल एकेडमी विपिन सर चैनल को देखा क्या। बस इतना कहने में दोस्तों आपको संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी इतनी सारी मेहनत हो रही है, तो आप बस इतना सा कर दीजिए कि इस परिवार को और विकसित कर दीजिए, इसको और बड़ा कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।